तैयार हो जाइए बाजार के एक और एक्शन पैक दिन के लिए, जहां अब से बस कुछ ही देर में 2 घंटे बाद आरबीआई गवर्नर की एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने की तैयारी है। उस पर है नजरें, और नजरें हैं ग्लोबल मार्केट्स में, नजरें हैं हमारे अपने ट्रिगर्स पर भी। तो आइए करते हैं शुरुआत शेयर बाजार लाइव की। आप सबका स्वागत है, नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। और अनिल जी, मिड वीक सेशन के लिए तैयार हैं। ग्लोबल मार्केट्स कल की गिरावट के बाद आज रिकवरी के आसार दे रहे हैं सर, तो एक्शन आपसे समझना है और ये जो आज की बड़ी बात है उन पर भी नजर डालेंगे। बताएं सर, आपके लिए आज के अहम ट्रिगर्स क्या हैं? दीप, ट्रिगर्स लोकल और ग्लोबल दोनों ही हैं आज हमारे लिए, और दोनों तरफ आप देखेंगे तो कुछ न कुछ एक्शन दिखेगा। अमेरिकी बाजारों में आप जैसे देखना चाहें वैसे देखें। ऐसे देखेंगे तो फ्लैट बंद हुए, लेकिन निचले स्तरों से रिकवर होकर डाउ एकदम दिन के हाईएस्ट पॉइंट पर 350 पॉइंट की रिकवरी दिखाकर बंद हुआ है। और अगर दूसरी तरफ देखेंगे तो नैस्डैक दिन के लोएस्ट पॉइंट पर बंद होता हुआ नजर आया। तो अमेरिकी बाजारों में मिला जुला कारोबार उम्मीद के मुताबिक। लेकिन सबसे बड़ा ट्रिगर इस वक्त है जिसकी वजह से आप हरियाली देख रहे हैं एसजीएक्स निफ्टी में, जो शानदार रिकवरी आती दिख रही है। आरबीआई गवर्नर साहब की तरफ से होने वाली है प्रेस कॉन्फ्रेंस 10 बजे। क्या कुछ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हो सकता है, इसकी वजह से सिंगापुर के ट्रेडर्स का क्यों मूड माहौल बदलता हुआ, सुधरता हुआ दिख रहा है, इस पर विस्तार से करेंगे चर्चा। टाटा स्टील सबसे ज्यादा अगर इस वक्त बाजार में किसी नतीजों का इंतजार है तो वो मेटल्स, और मेटल्स की सबसे बड़ी कंपनी टाटा स्टील आज कितने तगड़े और दमदार नतीजे दे पाएंगी ये देखना होगा। इसके अलावा वायदा कारोबार की 3 और कंपनियों के आएंगे रिजल्ट्स। कोरोना को लेकर सरकार है पूरे एक्शन में। आज 11 बजे बड़ी बैठक होने वाली है कैबिनेट की, और उस पर नजरें रहेगी। क्या कुछ एक्शन, क्या कुछ और बड़े प्रयास कोरोना को काबू में करने के लिए सरकार की तरफ से आते। तो ढेर सारा एक्शन है आज बाजारों के लिए, हफ्ते की कल होने वाली एक्सपायरी से ठीक एक दिन पहले। दीप, बिल्कुल सर, तो ढेर सारा एक्शन है बाजार के लिए। मिड वीक सेशन है, एक्सपायरी का भी इंतजार रहेगा। पर सर, अभी की बड़ी बात पर ही फोकस करते हैं। आरबीआई गवर्नर 10 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कल हमने बैंक्स में थोड़ा एक्शन देखा, कई सारी खबरें आ रही हैं कि कुछ डिसीजंस लिए जा सकते हैं। किस तरह से देखें सर इस डेवलपमेंट को? दीप, ये बहुत 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 बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी इस लिहाज से। हालांकि लोगों को उम्मीद ये है कि शायद मॉरेटोरियम वाले मामले पर आरबीआई गवर्नर कुछ बड़ा ऐलान करे। लेकिन देखिए, आरबीआई गवर्नर की प्रेस कॉन्फ्रेंस का 2 बातों पर सबसे ज्यादा फोकस होगा। पहला, इंडस्ट्री को, यानी कि कारोबारियों को किस तरह की राहत दी जाए। और इस कारोबारियों से मेरा मतलब है इंडस्ट्री और कॉर्पोरेट दिग्गजों से लेकर छोटे एसएमई और एमएसएमई कारोबारी, इन सबको इस कोरोना की सेकंड वेव के वक्त जो मुश्किलें आती हुई दिख रही है, और ऑलमोस्ट लॉकडाउन जैसा माहौल फिर से कई कारोबार में होता हुआ दिख रहा है, वहां बड़ी राहत की मांग उठती हुई दिखी कि 2 करोड़ से कम जो लोन है उनकी रिस्ट्रक्चरिंग की जाए, ब्याज पर ब्याज न लिया जाए, फिर से ईएमआई भरने में ढील दी जाए। ये सारी बातें उठती हुई दिख रही। तो इसको आरबीआई गवर्नर साहब आज एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। तो पहला और सबसे बड़ा मुद्दा जो होगा आरबीआई गवर्नर साहब के लिए, और जिस पर वो आज बात करेंगे, वो ये होगा कि कारोबारियों को एमएसएमई, एसएमई से लेकर बड़े दिग्गज कॉर्पोरेट हाउसेस को किस तरह से राहत दी जाए। क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां आप देखिए, चाहे वो ऑटो कंपनियां हो, मेटल्स कंपनियां हो, स्टील कंपनियां हो, कई कंपनियां ऐसी है, बड़े दिग्गज हैं जो निफ्टी की कंपनियां, उन्होंने अपने प्रोडक्शंस रोके हैं इस तरह के कोरोना के माहौल में। तो जाहिर सी बात है, जब आपके प्रोडक्शंस रुके हैं तो कैश फ्लो आपके डिस्टर्ब होते हैं, और आपको जो ईएमआईज वगैरह जो भरनी है, जो लोन चुकाना है, उसके लिए थोड़े समय मुश्किल जो आती है, उस पर आरबीआई गवर्नर साहब आज राहत देने की कोशिश करेंगे। तो पहला मुद्दा तो ये सबसे बड़ा होगा। दूसरा मुद्दा जो होगा मॉरेटोरियम को लेकर, शायद इस पर अभी वो आज फैसला ना दे, उस पर अभी फैसला ना दे, और वो ये कहें कि हम इस पर विचार कर रहे हैं, देखेंगे, जरूरत होगी तो मॉरेटोरियम लागू करेंगे। लेकिन इसके चलते एक बड़ी चीज जो आरबीआई गवर्नर कर सकते हैं, और वो ये कि अगले 2 साल के लिए एक फ्लेक्सिबल या थोड़ा सा लचीला रुख आरबीआई अपना सकता है एनपीओ के रिकॉग्निशन को लेकर, और साथ ही लोन्स के रिपेमेंट को लेकर। तो ये एक बड़ी चीज हो सकती है। एनबीएफसी, बाकी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको लेकर बड़े ऐलान की संभावना हो सकती है। रिस्ट्रक्चरिंग अगले 2 साल तक के लिए करने की संभावनाएं बन सकती है, वो हो सकता है। रिपेमेंट और मॉरेटोरियम की जो शर्तें हैं उसे थोड़ा आसान किया जा सकता है, मॉरेटोरियम फिर से लाया जा सकता है। इस पर आरबीआई गवर्नर कहेंगे कि हम अगले कुछ दिनों तक और देखेंगे, और अगर मई के अंत तक सिचुएशन नहीं सुधरती है, या कुछ दिनों में, अगले 2-4 हफ्तों में नहीं सुधरती है, तो हम इस पर विचार कर सकते हैं। इस तरह की चीजें आती हुई दिख रही है। ये सब कुछ होने की संभावना है। इसके साथ ही अगर सिस्टम में कहीं भी कोई लिक्विडिटी की जरूरत है, पैसों की जरूरत है, तो वो आसानी से मुहैया कराया जाएगा। छोटे कारोबारियों को वर्किंग कैपिटल के लिए
या अपने स्ट्रेटेजी ड्यूज भरने के लिए पैसों की जरूरत होगी तो वो पैसा उन्हें दिया जाएगा ताकि उनकी बैलेंस शीट मजबूत रहे, कैश फ्लो पर कोई दिक्कत ना आए। तो आरबीआई गवर्नर आज पूरी तरह से अपना पहला फोकस रखेंगे इंडस्ट्री की तरफ और दूसरा फोकस रखेंगे बैंक्स की तरफ ताकि बैंक्स को भी दिक्कत ना आए। और यही वजह है दीप कि अगर आज एसजीएक्स निफ्टी में भरपूर जोश आता दिख रहा है, हाफ सेंचुरी लगाता हुआ नजर आ रहा है, तो इसी उम्मीद में कि 10 बजे आरबीआई गवर्नर साहब शक्तिकांता दास अपनी शक्ति दिखाते हुए काफी कुछ राहत देने का काम करेंगे। तो ये एक बड़ा एक्शन आरबीआई गवर्नर साहब की तरफ से आज हो सकता है। और इस बात के लिए तारीफ करनी होगी दीप गवर्नर साहब की कि आप देखिए मुश्किल से 2-3 दिन हुए हैं अभी इंडस्ट्री की तरफ से रिप्रेजेंटेशन किए हुए, कुछ तो कल ही हुए हैं, कुछ 2-3 दिनों में हुए कि जो महंगाई बहुत ही प्रोएक्टिवली, बहुत ही जल्दी, बहुत ही फास्ट वो इस दिशा में बढ़ रहे हैं और डिसीजन दे रहे हैं। चलिए मान लें आज बहुत बड़ा डिसीजन ना भी आए, लेकिन फिर भी आरबीआई गवर्नर का तुरंत सामने आना और संबोधित करना, बात करना, राहत देने के बारे में जो वो सोच रहे हैं, उपाय करना, ये अपने आप में इंडस्ट्री का कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, बाजार का कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। तो कॉन्फिडेंस बढ़ाने का काम तो उन्होंने कर दिया और अब राहत देने का काम उन्हें 10 बजे करना है। जी दीप। बिल्कुल सर, और हम देख ही रहे हैं जब से ये कोरोना संक्रमण पिछले साल से शुरू हुआ है, आरबीआई गवर्नर की तरफ से काफी सारे प्रोएक्टिव मेजर्स आते हुए दिखे हैं। तो नजर रहेगी 10 बजे आरबीआई गवर्नर की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सर आरबीआई गवर्नर से फिर पूर्व फेड गवर्नर और करंट फाइनेंस मिनिस्टर यूएस पर भी मूव करते हैं, क्योंकि कल उनके भी कुछ इंटरेस्टिंग कमेंट्स आए और उन्होंने हिंट दिया कि अब जान लीजिए कि आगे जाकर रेट हाइक आएगी, कब आएगी ये नहीं पता पर आने वाली है। कैसे समझें इसे सर? तो कभी न कभी तो आएगी दीप, ये आपको भी पता है, हमें भी पता है, और जो जेनेट येलन को पता है वो हम सबको पता है, कभी न कभी तो आएगी। लेकिन कब, सवाल कब का है ना? और वो कब का जवाब तो उन्होंने दिया नहीं। कब का जवाब किसके पास है? जेरम पावेल साहब के पास, फेड के पास। तो बोल तो गई वो, और देखो अंदर अंदर सबको मन में तो लगी रहा है कि भाई कि ये इकोनॉमी इतनी जोर से जो बढ़ रही है अमेरिका की, भाई ऐसा तो नहीं बढ़ना चाहिए। हर आदमी चाहता है कि रिकवरी हो, लेकिन मतलब वो अपने कहते हैं ना, जैसे ऑपरेशन हुआ, सर्जरी हुई और उसके बाद डॉक्टर धीरे धीरे आपकी एक्सरसाइज बढ़ाते हैं, बोलते हैं फिजियोथेरेपी करो, आराम से थोड़ी थोड़ी रोज बढ़ाओ। कौन सा डॉक्टर बोलता है कि अरे आज 7 दिन में दौड़ना शुरू कर दो, है ना? सो आप रिकवरी चाहते हैं, लेकिन रिकवरी स्लो एंड स्टडी चाहिए। अमेरिका में जो हो रहा है थोड़ी गर्मी हो रही है। अब वो गर्मी जो हो रही है उसको बोलना नहीं चाहता कोई पॉलिटिशियन, लेकिन जेनेट येलन बोल गई कल, और जैसे ही बोली उनको समझ में आया कि मेरे बोलने का क्या असर हो रहा है, क्या दिख रहा है। अच्छा, सबसे बड़ी बात वहां पे क्या है, एक अच्छी चीज दीप जो है कि वहां के पॉलिटिशियन कोई भी स्टेटमेंट देते हैं और मार्केट उस पर रिएक्शन देता है ना, तो वो मार्केट से डरते हैं, या यूं कहते हैं कि मार्केट की रेस्पेक्ट करते हैं, ये ऐसा मान लो। तो वो तुरंत प्रभाव से अपने स्टेटमेंट पर एकदम क्लैरिटी दे देते हैं। और वही जेनेट येलन ने भी कहा था कि भाई मेरे कहने का मतलब तो ये नहीं था कि भाई अभी के अभी ब्याज दरें बढ़ा दो, ये तो फैसला फेड को लेना है, जब लेना है तब लेना है। और बस उसके बाद आप देखिए वापस अमेरिकी बाजार उछल गए और दिन के हाई पॉइंट पर बंद हुए। देखिए अगर ब्याज दरें बढ़ने का इतना ही डर है तो पहली चीज आपका बॉन्ड यील्ड 1.61, 1.62 से 1.59, 1.58 पर नहीं आना चाहिए। बॉन्ड यील्ड घट कैसे सकता है? ब्याज दरें बढ़ने का डर अगर हो मार्केट को तो उल्टा बॉन्ड यील्ड बढ़कर आना चाहिए, राइट? ये तो 1.60 के भी नीचे। तो पहली चीज तो वही हो गई खत्म। दूसरा, गिरे कम, रिकवरी ज्यादा होती है दिख रही है, इसका मतलब क्लियर कट है कि मार्केट को क्या चाहिए? मार्केट को ग्रोथ चाहिए। और अगर ग्रोथ जरूरत से ज्यादा हो रही है तो भले ही फाइनेंस मिनिस्टर वहां की डरे, है ना, मार्केट नहीं डर रहा है। मार्केट को तो कंपनी की कमाई चाहिए, अर्निंग्स चाहिए, ग्रोथ चाहिए, और थोड़ा इन्फ्लेशन लाइफ में अच्छा है। ये अमेरिका वाले तो बहुत अच्छे से मानते हैं, उनको तो इन्फ्लेशन चाहिए। हम महंगाई से ज्यादा डरते हैं क्योंकि हमारे महंगाई के लेवल्स भी बहुत ऊपर होते हैं, उनके तो महंगाई के लेवल्स भी बहुत नीचे, तो वो तो इन्फ्लेशन चाहते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि अमेरिकी बाजारों में वो डर कोई खास रहा नहीं। और अगर थोड़ा बहुत डर रहा भी तो आप डाउ फ्यूचर्स देख लीजिए, आज शाम फिर से डाउ मजबूती के साथ ट्रेड करेगा, ये संकेत आ रहे हैं, 80 पॉइंट ऊपर हो गया। तो मुझे नहीं लगता कि जेनेट येलन साहब के बयानों को बहुत ज्यादा सीरियसली बाजार ने लिया है। एक बाकी तो देखिए, इतनी किसी देश का फाइनेंस मिनिस्टर के लेवल का आदमी बोले और उससे 200-300 पॉइंट और इतनी बड़ी बात बोले तो 200-400 पॉइंट का मुंह ना है, ये तो फिर मतलब ठीक नहीं है ना। इतना तो बनता ही है, वो बन गया, हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। तो मेरे ख्याल से अमेरिकी बाजारों से कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जरूरत होगी तो उनके फेड भी आकर रिलीफ दे देंगे भाई कि अभी हम और देंगे। और देखिए एक और चीज भी बहुत साफ है,
2022 2023 तक इनफैक्ट ऑलरेडी फेड ने कहा है कि लंबे समय तक हम ब्याज दरें जीरो के पास रखना चाहते हैं। तो अगर ब्याज दरें बढ़ानी भी है तो बढ़ाने के पहले बहुत संकेत आएंगे आपको फेड की तरफ से। ऐसा नहीं कि अचानक से एक दिन फेड ने मीटिंग की और या फिर अचानक से किसी फेड की मीटिंग में एकदम से चलो बढ़ाओ, वैसा होगा नहीं। बहुत आराम से बाजार को पहले पता चलेगा। और एक और चीज बता दूं, फेड की मीटिंग का इंतजार भी मत कीजिए दीप। सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड यील्ड्स ही अपने आप में बता देंगे कि ब्याज दरें बढ़नी या नहीं। तो मुझे नहीं लगता है कोई चिंता की बात है। ऑल इज वेल इन अमेरिका। बिल्कुल सर, कोई चिंता की बात नहीं है। और जिस तरह से निचले स्तरों से रिकवरी आई है वो भी भरोसा बढ़ाने वाला ही संकेत दे रही है। अच्छा सर, एक चीज और जिस पर आपसे चर्चा करना चाहूंगा, पिछले 2 दिनों से तो आप बाजार को लगातार कॉन्फिडेंस देख रहे हैं कि गिरावट से डरना नहीं है, गैप डाउन एक मौका बनता है। पर रोज हम देख रहे हैं कि जो एफआईएस की सिचुएशन है, जो पीसीआर के इंडिकेशन है, वो लॉन्ग पोजीशन भी घटते हुए ही दिख रही है और पीसीआर भी धीरे धीरे करके और ओवरसोल्ड से टेरिटरी में आ रहा है। तो रिकवरी तो आती है पर उसके बाद वापस बाजार ओवरसोल्ड टेरिटरी में आते हैं। उस एक्शन को कैसे समझें सर? कल 3:20 पर आपको याद है दीप, एक ही चीज कहती, शॉर्ट काट के जाइए। करेक्ट। उस समय आपको ध्यान हो 2:30 बजे की स्ट्रेटेजी में हम बात करते हैं कि पुट कॉल रेशियो 1 के नीचे आ चुका है 0.99, राइट। और इसीलिए शॉर्ट कवरिंग की बात की थी कि अब देखिए, जिसको बेचना हो तो बेचेगा, आप रोक थोड़ी सकते हो, लेकिन कितना और कब तक, है ना, वो भी तो चीज है ना। हम डेटा क्यों देखते हैं? क्योंकि हमें पुराने डेटा से कुछ आगे के लिए संकेत मिलता है। पुराने डेटा से क्या संकेत मिलता है? देखिए मैं आपको बताऊं, मार्च अप्रैल 2020, एक साल पहले, है ना, जब सबसे ज्यादा वो कोहराम मचा हुआ था, उस समय भी एफआईएस की लॉन्ग पोजीशन इंडेक्स में 40-42% के आसपास गई थी, लोएस्ट लेवल पर। मतलब सब कुछ खाली करने के बाद भी 40-42% के नीचे कभी एफआईएस गए नहीं इंडेक्स लॉन्ग में। आमतौर पर नॉर्मल मार्केट्स में 50-52% पर एफआईएस की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन आ जाए तो वो वहां से 48 से 52% की रेंज ऐसी है जहां से 100% एफआईएस अपने शॉर्ट काटते हैं और लॉन्ग पोजीशन बढ़ाते हैं। आप आज कहाँ हैं पता है? 52% पे आ गए, 53% से घटकर और 1% नीचे 52% के आसपास एफआईएस की इंडेक्स में लॉन्ग पोजीशन आ गए। तो यहां से कितना बेचेंगे? बेचने के लिए बचा, और ऐसा तो कुछ है नहीं। कोरोना के डर से बेचना होता तो फिर 15,050 ही क्यों हुआ 2 दिन पहले, राइट? बढ़ाई क्यों, उस समय क्यों लिया? सो मेरा पॉइंट बहुत क्लियर है दीप कि एक बार पोजीशन के लिहाज से आप देखेंगे तो मार्केट ओवरसोल्ड हो चुके हैं। पिछले 2 दिनों से मैं आपको एक ही चीज कह रहा हूं, बाजार नियर ओवरसोल्ड है, ओवरसोल्ड होने के नजदीक है। आज मैं कह रहा हूं ओवरसोल्ड हैं, क्योंकि पुट कॉल रेशियो 1 के नीचे आपका। सो आपके लिए मार्केट हल्के हो चुके हैं और यहां से रिकवरी दिखाने के पूरे संकेत है। अब होगा क्या रिकवरी में, क्या होगा? और जो कल हमने कहा कि कहां खुल रहा है देखिए, और जहां खुलने के बाद एक तरफ उसको बढ़ने दीजिए या घटने दीजिए, फिर कॉन्ट्रा कॉल लीजिए। ये मार्केट परफेक्ट वैसे ही है। आज चूंकि अगर आरबीआई गवर्नर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो नहीं होती और अगर आप गैप से नीचे खुलते दीप, तो फिर हम कहते हैं कि तुरंत खरीदिए, या फिर आज आप बहुत तेजी से आप बढ़ जाते हैं अगर गवर्नर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती और ऊपर में आपको बिकवाली गई। देखिए ऊपर में एफआईएस की जो बिकवाली है वो बाजार को थोड़ा रोकेगी और नीचे जो हल्के बाजार है उसकी वजह से शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश खरीदारी और ग्लोबल मार्केट्स की जो मजबूती है वो आपको सपोर्ट देगी। तो दोनों तरफ आपको ट्रेडिंग के मौके ढूंढने। मेरे लिए आज सबसे बढ़िया बात यह कि मेरे लिए पुट कॉल रेशियो 0.92 पर है, जो कि बहुत बहुत कंफर्टेबल है तेजी करने के लिए। आप 14,500 के इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के आसपास बंद हुए हैं। रिकवरी की पूरी कोशिश यहां से बन सकती है। और अगर जो पिछले 2 दिनों से बैंकिंग शेयरों की 2 दिन कह सकता हूं, हाँ 2 दिन कह सकता हूं, कल और परसों बैंक निफ्टी ने लीडरशिप लेने की कोशिश की है और आज शक्तिकांत दास साहब बैंक निफ्टी को लीडरशिप दे ही रहे हैं, है ना। तो फिर बैंक निफ्टी तैयार है ऊपर जाने को, तो निफ्टी क्यों गिरेगा भाई? करेक्ट। और कल आपको याद होगा दोपहर में मैं भी और विश्वेश जी भी यही बात कर रहे थे कि बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो ओवरसोल्ड है, यहां से शॉर्ट कवरिंग और रिकवरी आना संभव। तो बैंक निफ्टी की लीडरशिप में आज तेजी करिए। कम से कम 10 बजे तक तो चिंता नहीं है, 10 बजे के बाद देखते हैं गवर्नर साहब क्या कहते हैं, क्या करते हैं, ये आपके लिए। जी दीप। बिल्कुल सर, तो देखते हैं, नजर रहेगी गवर्नर साहब के प्रेस कॉन्फ्रेंस पर और उससे पहले बाजार के संकेत। एसजीएस निफ्टी भी रिकवरी के आसार दे रहा है। चलिए सर, पीसीआर तो कंफर्टेबल है, एफएनओ पॉजिटिव रखा है, बाकी संकेत आज के लिए कैसे दिख रहे हैं? ग्लोबल न्यूट्रल, एफआई नेगेटिव है, एफआई के हैं नेगेटिव, वायदा डीआईस के पॉजिटिव, वायदा कारोबार के सुपर पॉजिटिव, सेंटीमेंट न्यूट्रल, ट्रेंड न्यूट्रल।
14,350, 14,425 मजबूत सपोर्ट जोन खरीदारी के लिहाज से। उसके नीचे 14,250, 14,300 जरूरत नहीं पड़े शायद वहां पर आने की, लेकिन वो अगला सपोर्ट जोन। ऊपर 14,600, 675 ये रेंज है हल्की फुल्की रुकावट की। 14,725, 14,775 ऊपर प्रॉफिट बुकिंग रेंज आएगी। बैंक निफ्टी 31,725, 31,775 मजबूत सपोर्ट जोन है। वैसे तो यही नहीं टूटना चाहिए, और अब जब अगर गवर्नर साहब ने कुछ अच्छा कर दिया तो फिर तो टूटने का सवाल ही नहीं है। लेकिन इसके नीचे जो रेंज है दीप बहुत दूर आती है। अगर 31,700 के नीचे ट्रेड करके हम टिक गए कर गए तो एक छोटा सपोर्ट 31,400, 500 के आसपास है, छोटा है वो, बड़ा नहीं है। और उसके बाद सीधा आपको जो सपोर्ट मिलता है 31,125 से 31,225 के रेंज में मिलता है, वहां रिस्क बड़ी खुल जाती है, वो थोड़ा ध्यान रखने की बात है। ऊपर में 32,675, 32,775 छोटा लेवल है, लेकिन जिस तरह से गैप से खुलने के संकेत दे रहे हैं, हो सकता है जो बड़ी रेंज है 33,000, 33,175 इसके आसपास खुले, और अगर उसको पार कर गया तो 33,500 के आसपास तक की रेंज भी बन सकती है। तो ये बैंक निफ्टी में आपको ध्यान रखना है। बैंक निफ्टी आज आपको सरप्राइज कर सकता है ऊपर की तरफ, ये ध्यान में रखने वाली बात है। दिन की रेंज जल्दी से बता दूं, 14,425, 14,600, 14,350, 14,650 और 14,275, 14,725 ये दिन की रेंज। बैंक निफ्टी 31,900, 32,700, 31,700, 33,000 मीडियम रेंज है, और 31,500 से लेकर 33,200 ये रेंज आपके लिए ऊपर की तरफ दिखती है। इस रेंज पर आपको करना है फोकस बैंक निफ्टी पर। जी दीप। बिल्कुल सर, तो ये तो रहे आज के लिए बड़े लेवल्स और दिन की रेंज जहां पर रखनी है नजर। जैसे कि सर ने कहा, पीसीआर 0.92 पर है, ओवरसोल्ड है, एफआईएस की पोजीशनिंग भी 1% से घटी है, वहां पर नजर रखेंगे। सर इसका फिर इंपैक्ट क्या होगा, एग्जिस्टिंग पोजीशंस पर आज क्या ध्यान रखना चाहिए? देखिए, इंडेक्स की लॉन्ग पोजीशन तो हम डिस्कस कर चुके हैं, पुट कॉल ओवरसोल्ड है वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। लॉन्ग पोजीशन है आपकी 14,400 का इंट्राडे स्टॉप लॉस रखिए। 14,475 के नीचे बंद होता है, यानी कि आप जहां कल बंद हुए उससे अब 20-25 पॉइंट नीचे बंद हो जाए तो एक बार डिसिप्लिन के तौर पर आपको तेजी की पोजीशन कम कर लेनी चाहिए। ये तो बात हुई लॉन्ग की। बैंक निफ्टी में 32,000 का स्टॉप लॉस रखिए। इंट्राडे में क्लोजिंग स्टॉप लॉस दूर है, वही लगाना है 31,700। शॉर्ट अगर आप हैं तो आज थोड़ा मुश्किल भरा मामला है। 31,650 आखिरी उम्मीद है आपके लिए, इसके ऊपर निकले दिन के दौरान या फिर क्लोजिंग होता दिखे, शॉर्ट काट लीजिए। 33,000 ये इंट्राडे के लिए आपके लिए शॉर्ट पोजीशन काटने का बहुत दूर लेवल है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता, 700 पॉइंट दूर आ रहा है। अगर आपको छोटा रखना है तो फिर आप 32,500 का रख लीजिए आपके हिसाब से, बट अदरवाइज लेवल्स बहुत दूर के आ रहे हैं। क्लोजिंग बेसिस पर जरूर थोड़ा नीचे है 32,800, इसके ऊपर आपको शॉर्ट काट लेना है। बैंक निफ्टी पे लेवल्स बहुत दूर दूर के आ रहे हैं, इसलिए आपको अपनी रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से, सपोज आपने कल 32,500 के आसपास ही शॉर्ट किया तो फिर आपको इतना दूर तक इंतजार नहीं करना चाहिए। 33,000 तक किया तो थोड़ा बहुत आप वेट कर सकते हो। तो आप किस लेवल पर शॉर्ट हैं उस हिसाब से आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। तो ये लेवल्स हैं दीप जो स्टॉप लॉस के लिहाज से। पहले मैं आप निफ्टी की रेंज आपको दे दूं जल्दी से। निफ्टी खरीदना है 14,350, 14,425 की रेंज में आए तो उम्मीद तो यही थी, जब तक आरबीआई गवर्नर की प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान नहीं आया तब तक तो लगा कि इस रेंज में मिलेगा, गैप से नीचे खुलेगा तो वहां पर खरीदारी का मौका बनेगा। 14,250 का स्टॉप लॉस होगा, 500, 550, 600, 625 ये 4 टारगेट ऊपर के लिए रखे। अब चूंकि आप गैप से खुल रहे हैं तो एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए सिंपल फॉर्मूला ये है, आपको स्टॉप लॉस लगाना है 14,400 का, खरीद लीजिए। 14,550, 14,600, 650, 725, 775 ये सारे टारगेट्स हैं जिसके लिए एग्रेसिव ट्रेडर्स को निफ्टी में खरीदारी करनी चाहिए 14,400 के स्टॉप लॉस के साथ। ये आपके लिए राय आती हुई इस वक्त। जी हाँ, 14,400 का स्टॉप लॉस, 14,775 तक के टारगेट। अब आइए शॉर्ट जो करना चाहते हैं, शॉर्ट कहां करना है? 14,675, 14,750 की रेंज में आप शॉर्ट करने का सोच सकते हैं, और आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा 14,825 का। नीचे की तरफ के टारगेट 14,625, 600, 550, 500 और 475 तक के टारगेट्स के लिए आपको करनी है बिकवाली। तो डीपीए आपके लिए सारे के सारे लेवल्स निफ्टी के। बिल्कुल सर, तो इंटरेस्टिंग डे होगा और अग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए भी मौका है निफ्टी पर खरीदारी का। बैंक निफ्टी पर क्या कर रहे हैं सर आज फिर? बैंक निफ्टी में खरीदारी करें 31,725, 31,850 की रेंज में आया। अब तो लग नहीं रहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस के पहले तो नहीं आएगा, बाद में देखी जाएगी। 31,600 का स्टॉप लॉस होगा, 31,975, 32,150, 32,275, 32,325, 32,450, 32,500 तक के टारगेट के लिए वहां पर खरीदारी करनी है। लेकिन एग्रेसिव ट्रेडर्स को वहां तक इंतजार नहीं करना है, उनको खरीद लेना है 32,000 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ।
32,450, 32,575, 32,650, 725 बड़े बड़े टारगेट्स हैं। और दूर लंबे टारगेट्स में जानबूझ के आपको छोटे छोटे टारगेट्स हर लेवल पे इसलिए दे रहा हूँ, ओवरऑल बड़े टारगेट इसलिए दे रहा हूं कि जहां तक ऊपर जाता जाए बैंक निफ्टी को, उसको ट्रेल करते चलो स्टॉप लॉस को। बीच बीच में छोटे छोटे पड़ाव हैं, लेकिन आपको बड़े लेवल पर फोकस करते हुए इसको होल्ड करना चाहिए, क्योंकि आएगा आज मूव तो फिर बड़ा आएगा और फिर उस बड़े मूव को आपको छोड़ना नहीं। इसलिए मैं सारे लेवल्स दे रहा हूं। मसलन जैसे देखिए 32,650 दिया, 32,650 पार हुआ तो आपने 32,450 का स्टॉप लॉस कर दिया। 32,725 पार हुआ तो 32,575 का स्टॉप लॉस कर लिया। तो उससे क्या होगा, आपका प्रॉफिट प्रोटेक्ट होता दिखेगा। 32,775, 32,850, 32,975 और 33,175 तक के टारगेट के लिए बैंक निफ्टी में करनी है आपको खरीदारी। अब जो लोग शॉर्ट करना चाहते हैं बैंक निफ्टी, अगर आप बड़े एग्रेसिव ट्रेडर्स हैं तो ही शॉर्ट करें, और क्योंकि आज किसी भी तरह का मूव बड़ा भी आ सकता है, तो ऐसे में शॉर्ट करना रिस्की भी हो सकता है। तो आप मूड माहौल को देखकर, उस वक्त का मूड देखकर शॉर्ट करें। 32,975, 33,175 इस रेंज में शॉर्ट करना है। 33,250 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए और टारगेट नीचे 32,850, 775, 725, 575, 500, 450 और 32,275 ये फाइनल टारगेट है, जिसके लिए भी आपको करनी है बिकवाली। क्लियर है सर। तो बड़ी रेंजेस निकल कर आ रहे हैं और क्लियर लेवल्स भी हैं आपके लिए, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के लिए। सर बैन अपडेट, सन टीवी एक लोन स्टॉक जो बना हुआ है बैन में, और कोई बदलाव नहीं वहां पर। अब थोड़ा फंड्स का डेटा भी समझाएं सर। कैश में तो एफआईएस की तरफ से हम बिकवाली का फिगर एक बार फिर से देख ही रहे हैं सर, जो आदत पड़ गई है रोज की, पर सामने स्टॉक फ्यूचर्स में इन्होंने खरीदारी करी है, कैसे समझे सर? डेटा पिछले 2 दिनों में जितने खराब आए उससे बेहतर है दीप, क्योंकि 2 दिनों में कैश में भी बेच रहे थे, एफआईएस की कोई वायदा कारोबार में स्टॉक्स में कोई खास खरीदारी नहीं थी। तो 1772 करोड़ का बेचकर 1178 करोड़ का खरीदा, तो नेट 600 करोड़ की ही बिकवाली है, जो कि बड़ी नहीं है। और 300 करोड़ के आसपास के इंडेक्स फ्यूचर्स बेचे तो 900 करोड़ की बिकवाली है। बिकवाली तो है, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन थोड़ी कम है। और प्लस मेरा पुट कॉल रेशियो साथ में मिलाकर देखो तो मुझे कंफर्ट आ जाता है। दूसरा कंफर्ट मुझे आता है 987 करोड़ की खरीदारी, ये है आपके लिए इसकी तरफ से, घरेलू फंड की तरफ से, तो वो भी अच्छा है, वहां पर भी दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने थोड़ी खरीदारी बढ़ाई है, नहीं तो 200, 300, 400 करोड़ की खरीदारी में मजा नहीं है। तो दोनों तरफ से डेटा एफआईएस के बहुत बुरे नहीं है और घरेलू फंड के बहुत अच्छे हैं, ये दो अच्छी चीज है। अब वायदा कारोबार के डेटा में दीप देखिए आप, 14,530 लाख शेयर पुट में है और वहीं पर आप बंद हुए, वही अब इमीडिएटली सपोर्ट का काम करेगा। 14,600 पार करने के बाद शॉर्ट कवरिंग और तेज आएगी, वो 14,700 को ले जाएगी। तो आज के लिए रेंज जो वायदा कारोबार के डेटा से निकल कर आ गई वो 14,500, 14,700 की है इमीडिएटली। इस रेंज पर फोकस करिए। 14,500 पर 30 लाख पुट है, 14,700 पर 33 लाख शेयर कॉल्स हैं, इस रेंज में ट्रेड करना चाहिए। बाद में देखते हैं क्या कुछ होता है। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 32,000 तुरंत सपोर्ट है, 7 लाख शेयर है। 32,500 ये मेक और ब्रेक लेवल है। 32,500 के ऊपर निकलने के बाद बैंक निफ्टी में अच्छा दम दिखेगा, लग ऐसा रहा है कि 32,500 के ऊपर ही खुलना चाहिए। 8 लाख शेयर वहां पर है और उसके बाद 33,000 रुकावट का लेवल है, जहां 12 लाख शेयर और हाईएस्ट भी है। तो बड़ी रेंज बैंक निफ्टी के लिए 32,000, 33,000 निकल कर आती है और बीचों बीच 32,500 मेक और ब्रेक निर्णायक लेवल है। तो अगर आज आप 32,275 पर बंद हुए, 225 पॉइंट मजबूत भी हो जाए तब भी वहां से तेजी मत गिनेगा। बैंक निफ्टी में तेजी आपको 32,500 से ही गिननी है। जब 32,500 से ऊपर और ट्रेड करना शुरू करें तो ही तेजी गिनिए, अदरवाइज नहीं। जी दीप, तो ये आपके लिए। ओके, तो ये हैं आपके लिए आज के इंपॉर्टेंट लेवल्स। वायदा कारोबार के लिहाज से डेटा भी थोड़ा बेटर हो रहा है फंड्स की तरफ से, इंटरेस्टिंग सेशन होना चाहिए। आइए फिर बता देते हैं आपको कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर आपको रखनी है नजर आज के लिए। कुशल, मानसी, देवांशी और साथ ही आशीष हमारे साथ तैयार हैं। कुशल, गुड मॉर्निंग, बताएं आज के ट्रिगर्स और कुछ पोस्ट मार्केट अर्निंग्स कौन सी हैं? गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले कैश स्पेस में जो आने वाले नंबर्स हैं उस पर फोकस रखिए, जिसमें एंजल ब्रोकिंग, ब्लू डार्ट, सीएट, क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन, साथ ही जिलेट इंडिया, जेएम फाइनेंशियल जैसे स्टॉक्स पर आपको नज़र रखनी है। साथ ही आरबीआई गवर्नर की आज 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, तो यहाँ पर भी फोकस रखिए। साथ ही सीसीए सुबह 11 बजे और साथ ही कैबिनेट मीटिंग जो है वो सुबह 11 बज के 5 मिनट पर होती हुई दिखेंगी। किर्लोस्कर फेरस इंडस्ट्रीज अंतरिम डिविडेंड पर बोर्ड
बोर्ड बैठक करेगा। नतीजे भी आज इनके आने वाले हैं। अदानी एंटरप्राइजेज नतीजों के साथ साथ पूंजी जुटाने की सीमा बढ़ाने पर भी विचार करता हुआ दिखेगा। ISGC की NSE पर लिस्टिंग होगी, अभी सिर्फ BSE पर यह स्टॉक लिस्टेड है। यह नहीं, कुछ पोस्ट मार्केट अर्निंग्स भी हैं, जहां पर अदानी टोटल गैस दमदार नंबर्स आते हुए दिखे हैं। मुनाफे में 19% की बढ़त के साथ 144 करोड़ पर। साथ ही कंपनी की मार्जिन 34.5% पर स्टेबल रही हैं और कंपनी का कामकाजी मुनाफे में भी 26% का उछाल देखा गया है। और EIH एसोसिएट होटल्स यहां पर मुनाफे से घाटे में आती हुई दिखी है। कंपनी 11 करोड़ का मुनाफा था पिछले साल, इस बारी 90 लाख का घाटा कंपनी दर्ज किया और साथ ही कंपनी की मार्जिन भी 24% से घटकर करीब 12.5% होती हुई दिखी है। ओके, तो ये हैं आपके लिए कुछ पोस्ट मार्केट नंबर्स। वरिंदर बंसल से भी थोड़ी देर में रिजल्ट एक्सरे पर चर्चा करेंगे, पर कुछ और नंबर्स और खबरें लेकर मानसी भी तैयार हैं। गुड मॉर्निंग मानसी, बताएं। गुड मॉर्निंग दीपांशु। एलिंटस बैक के नंबर्स आते हुए दिखे, मजबूत नतीजे हैं। यहाँ पर सेल्स करीब 23% की बढ़त देखने को मिली। मार्जिन 14.5% से 19.5% रहे। वहीं मुनाफे में 38% की बढ़त देखने को मिली है। PNG हाइजीन एंड हेल्थ केयर के नंबर्स फ्लैट रहे। बिक्री में करीब 16% की बढ़त हाथ लगी, लेकिन मुनाफे के फ्रंट पर गिरावट देखने को मिली है। 8.8% की मुनाफे में गिरावट देखने को मिली। 150 रुपए के इक्विटी शेयर के स्पेशल अंतरिम डिविडेंड का ऐलान भी कंपनी ने किया है। इसके अलावा एफएल इंडिया, अगर कुछ खबरों की बात करें, QIP अपडेट कंपनी का जान लेते हैं। बोर्ड की कल QIP के फाइनल प्राइस और साइज पर एक बैठक थी। बैठक में फैसला निकल कर आया। 5,200 रुपए प्रति शेयर के दाम पर फाइनल प्राइस तय किया गया है। फ्लोर प्राइस जो है 4.11% यानी कि 223 रुपए डिस्काउंट पर तय किया गया है। लगभग 11,54,000 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट को मंजूरी मिली है और QIP से कुल 600 करोड़ जुटाए जाएंगे। टेलीकॉम शेयरों पर आज फोकस रहेगा। टेलीकॉम मंत्रालय ने 5G ट्रायल को मंजूरी दी है। 5G ट्रायल की समय सीमा जो है 6 महीने की होगी। भारतीय एयरटेल, रिलायंस जियो, वोडाफोन आइडिया, MTNL 5G ट्रायल करेंगे और ग्रामीण और शहरी इलाकों में 5G ट्रायल किए जाएंगे। साथ ही चीनी कंपनियों को 5G ट्रायल से बाहर रखा जाएगा। ये खबरें आती हुई दिखी हैं। इंटरग्लोब एविएशन 7 मई QIP के जरिए पूंजी जुटाने पर एक बोर्ड बैठक करने जा रहे हैं। 3,500 से 4,000 करोड़ जुटाने की योजना कंपनी बनाकर चल रही है। और अंत में आरती इंडस्ट्रीज पर फोकस रहेगा। 11 मई के दिन नतीजे, फाइनल डिविडेंड के साथ बोनस शेयर जारी करने पर कंपनी बोर्ड बैठक करेगी। ओके, तो ये हैं आपके लिए कुछ खबरें और नतीजे। और आइए एक बार देवांशी से भी जान लेते हैं कुछ और खबरें और फंड एक्शन आज का। गुड मॉर्निंग देवांशी। गुड मॉर्निंग दीपांशु। आज गति पर भी आपको नजर रखनी है, क्योंकि पूंजी जुटाने पर 7 मई को बोर्ड की बैठक होने वाली है। साथ ही आप देखिए, जो स्टील सेक्टर वो आज दोबारा फोकस में आता हुआ दिखेगा। स्टील मेकर्स ने जो हॉट रोल्ड और जो कोल्ड रोल्ड जो कॉइल्स होते हैं उनकी दाम में बढ़ोतरी की है। 4,000 और 4,500 प्रति टन उनकी जो प्राइजेस हैं वो बढ़ा दिए हैं। तो इस पर नजर रखें। भारत फोर्ज, JN एक्सेल और RK फोर्जिंग पर नजर रखें। क्लास 8 की जो नेट ऑर्डर्स हैं उसमें बढ़ोतरी होती हुई दिखी है। मंथ ऑन मंथ 16% तक की बढ़ोतरी हमने इस बार देखी है। HAL पर नजर रखनी होगी, जहां पे रॉल्स रॉयस के साथ उन्होंने करार किया है। भारत में रॉल्स रॉयस के जितने भी मरीन इंजन्स हैं वहां पे पैकेजिंग और साथ ही जो कुछ और कामकाज हैं इसके चलते इसके साथ करार किया गया है। महाराष्ट्र स्टीमलेस पर नजर रखें, जहां पे LNG म्यूचुअल फंड ने कंपनी में अपना जो हिस्सा है वो 5.02% से घटाकर अब 2.92% कर दिया है। थोड़े से शेयर्स बेचे हैं। अंबुजा सीमेंट, LIC ने 3 मई को ओपन मार्केट से करीब 5.25 लाख शेयर्स खरीदे थे और इसी के चलते उनकी जो होल्डिंग है वो 4.99% से बढ़कर अब 5.01% हो चुकी है। डिक्सन टेक्नोलॉजी के लिए भी अच्छी खबर आती हुई दिख रही है, जहां पे कंपनी ने PLI स्कीम के लिए दोबारा अप्लाई किया है। पहले मोबाइल फोन्स के लिए, लेकिन अब IT हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग के लिए इस PLI स्कीम में उन्होंने एप्लीकेशन दी है। गोदरेज प्रॉपर्टीज पर नजर रखनी होगी, जहां पे कॉन्फ्रेंस कॉल का अपडेट आते हुए दिखे हैं। कंपनी कह रही है कि फर्स्ट हाफ या जो फर्स्ट क्वार्टर होगा FY22 का, वहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ उनको मिलती हुई दिख रही है। लैंड पार्सल्स कहीं खरीदते हुए दिखेंगे और साथ ही 25% रिडक्शन उनकी लेबर स्ट्रेंथ में होता हुआ दिखा था। तो इस पर भी आपको नज़र रखनी है। मैग्मा फिनकॉर्प, जहाँ पे बल्क डील्स आई हैं। ट्रू नॉर्थ ने 2.3 करोड़ शेयर्स बेचे हैं, लेकिन उसके सामने निपॉन इंडिया, कुवैत और आदित्य बिरला सन लाइफ ने शेयर्स खरीदे हैं। अब देखिए, कुवैत इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने करीब 18 लाख शेयर्स खरीदे हैं 111 रुपये प्रति शेयर के भाव पर। निपॉन इंडिया ने भी 50 लाख शेयर्स खरीदे हैं और आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड ने 42 लाख शेयर्स खरीदे हैं। दोनों ने 111 रुपये प्रति शेयर के भाव पर ये शेयर्स खरीदे हैं। तो इसके चलते आज ये स्टॉक भी फोकस में रहेगा।
ओके, तो ढेरों स्टॉक्स हैं जो आज एक्शन में आते हुए दिखेंगे, साथ ही ब्रोकरेजेस का भी व्यू किन स्टॉक्स पर आज बन रहा है ये देख लेते हैं एक बार एफआईआर में। गुड मॉर्निंग आशीष, बताएं आज कौन सी रिपोर्ट्स हैं? गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले देखिए अदानी पोर्ट्स यहाँ पर नतीजों के बाद रिपोर्ट्स आई है। सीएलएस से अंडर परफॉर्म की रेटिंग को, माफ कीजिए, आउट परफॉर्म की रेटिंग को बदलकर अंडर परफॉर्म की रेटिंग दी, यानी रेटिंग को डाउनग्रेड किया है। लेकिन जो लक्ष्य इन्होंने 770 से बढ़ाकर 816 कर दिया है। और इसके पीछे का कारण ये बता रहे हैं कि पिछले 3 महीने में अगर आप देखें तो स्टॉक में 35% से ज्यादा की तेजी देखने को मिल रही है। और जो मैनेजमेंट है उनकी तरफ से जो गाइडेंस वो इन्हें पसंद नहीं आ रहा है, जिसके चलते देखिए इन्होंने रेटिंग को डाउनग्रेड किया है। इसके अलावा अगर आप देखें तो सिटी यहाँ पर जो है पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। इन्होंने खरीदारी किराए को बरकरार रखा है 1000 रुपए के लक्ष्य के लिए। ये कह रहे हैं जो कंपनी लगातार नए एक्विजिशन कर रही है इससे आगे जाकर बढ़िया ग्रोथ देखने को मिलेगी। जेफरीज, नोमिरा ये भी खरीदारी किराए दे रहे हैं। गोल्डमैन सैक्स ने खरीदारी किराए दी है, लक्ष्य 710 से बढ़ाकर 760 कर दिया है। हालांकि मैक्वारी स्टॉक पर न्यूट्रल है, 695 का लक्ष्य इन्होंने दिया है। इसके अलावा नतीजा है आरबीएल बैंक है, और आरबीएल बैंक में देखिए ब्रोकरेज हाउस ने एक हाईलाइट करके कहा है कि ग्रोथ कम देखने को मिली है, प्रोविजनिंग्स में बढ़त है और एसेट क्वालिटी में दबाव है। सीएलएस से खरीदारी किराए को बरकरार रखा है, लेकिन लक्ष्य जो है इन्होंने भी काटा है, 315 से काटकर 245 कर दिया है। 183 के आसपास की कल की क्लोजिंग है। सिटी अभी भी खरीदारी किराए दे रहे हैं, लेकिन लक्ष्य में कटौती की 300 से घटाकर 250 कर दिया है। मॉर्गन स्टैनली अंडरवेट की रेटिंग को बरकरार रखे 190 रुपए के लक्ष्य के लिए। एलम्बिक फार्मा कल बाजार के दौरान यहाँ पर नतीजे आए थे। एचएसबीसी खरीदारी किराए दे रहे हैं, लक्ष्य 1160 से बढ़ाकर 1200 कर दिया, 770 के आसपास की कल की क्लोजिंग है। जेफरीज इस स्टॉक पर बेरिश नजर आ रहे हैं, अंडर परफॉर्म की रेटिंग को इन्होंने बरकरार रखा है, लक्ष्य 908 से घटाकर 830। एलएनटी इन्फोटेक यहाँ पर भी नतीजों के बाद ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स आई हैं। मॉर्गन स्टैनली ने इक्वल वेट की रेटिंग दी है 4000 रुपए के लक्ष्य के लिए। मैक्वारी आउट परफॉर्म की रेटिंग दे रहे हैं, 4550 रुपए पर लक्ष्य को बरकरार रखा है। इसके अलावा नजर रखनी होगी इंडिगो पर। यहाँ पर भी देखिए 2 ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स आई हैं। मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 2119 रुपए के लक्ष्य के लिए। कह रहे कि जो कंपनी का बर्न रेट है इसमें कमी आई है, जिसके चलते स्टॉक पर बुलिश है। वहीं अगर आप देखें तो जेपी मॉर्गन स्टॉक पर अभी भी बेरिश है। इन्होंने अंडरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 1400 रुपए के लक्ष्य के लिए, 1632 के आसपास की कल की क्लोजिंग है। और ये मान रहे कि अभी भी स्टॉक अगर आप देखें तो प्री कोविड वैल्यूएशन के आसपास चल रहा है, यानी अगर दोबारा चीजें पहले जैसी हो जाती हैं तो भी स्टॉक में इतनी तेजी देखने को नहीं मिलेगी। फिलहाल के लिए आखिरी रिपोर्ट है एसबीआई लाइफ पर, जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट है, जहां पर ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 1100 रुपए के लक्ष्य के लिए। तो ये है तमाम रिपोर्ट्स जिन पर आज रहेगा एक्शन। बढ़ाते हैं एक्शन को आगे, वक्त है पिक ऑफ द डे का। वागले साहब सुप्रभात, करिए शुरुआत। अनिल जी गुड मॉर्निंग। दीपांशु गुड मॉर्निंग। मुझे बेचना है, हालांकि एसजीएक्स ऊपर है और मुझे लगता है बाउंस बैक होगा, लेकिन स्टॉक जो मुझे बेचना है वो है टाटा केमिकल, जिसका कल का पैटर्न बहुत ही वीक हो चुका है। ऊपर में चांस मिलेगा बेचने को, 709 का बंद है, मेरा 720 का स्टॉप लॉस है और मेरा टारगेट 680 का है। मुझे लगता है 1 से 2 दिन में भी 3 दिनों में ये टारगेट आना चाहिए। ओके, 709 का लेवल है जहां क्लोज हुआ है, 720 का स्टॉक शॉर्ट करने के लिए टाटा केमिकल में। नतीजों के बाद कल स्टॉक था टॉप लूजर। बंसल जी आप क्या करेंगे? गुड मॉर्निंग। सुप्रभात अनिल जी। अनिल जी मैं नोटा का उपयोग करूंगा, तो मेरा नोटा है अनिल जी, कोई पिक नहीं है। क्यों 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 ऐसा क्यों? देखिए अनिल जी अभी मार्केट वीक है, सिंगापुर निफ्टी से ऊपर के संकेत हैं, तो मार्केट खोलने के बाद ही कुछ डिसाइड करेंगे। एज ऑफ नाउ थोड़ा सा सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए साइड में बैठेंगे। कुछ भी डिफेंसिव भी नहीं लग रहा है कि जो मार्केट खोलने से पहले दिया जाए। आज का मार्केट मुझे अब इंट्राडे का फोकस है, इसलिए नोटा का प्रयोग कर रहा हूँ। ले लो, पहले ले लो, मार्केट खुलने के पहले जो ले सकते हो। सेंचुरी मारेगा निफ्टी, सीधा ध्यान रखना। अभी 9 सवा 9 बजे देखो बंसल जी क्या होता है। ढूंढो ढूंढो कैश के स्टॉक्स फटाफट। वो क्या बोलते हैं आप, कौन सा वो रन करते हो, पता नहीं जो भी आपके पैरामीटर। तब तक आइए अमृतसर से लेते हैं एक बेहतरीन पिक फंडामेंटली। अमृतसर गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपका पिक ऑफ द डे। अनिल जी गुड मॉर्निंग। मेरा पिक फॉर द डे है एक्साइड। ये एक ऑटोमोटिव और इंडस्ट्रियल बैटरी मैन्युफैक्चरर है और इस मार्केट में केवल 2 बड़े प्लेयर्स हैं।
एक्साइड और अमरा राजा बैटरीज, और दोनों का करीब 65% का टोटल मार्केट शेयर है दोनों का मिला के, एंड इट्स मोर लेस इक्वल। पर इसमें जो ट्रिगर होने वाला है, द क्लोजर नोटिस जो रिसेंटली आया है अगेंस्ट अमरा राजा बैटरीज फ्रॉम पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इसके कारण इनके जो 2 मेजर फैक्ट्रीज है वही बंद हो रहे हैं, एंड बिकॉज ऑफ विच शायद एक्साइड का जो मार्केट शेयर है एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स काफ़ी बढ़ सकता है, क्योंकि ये इश्यू चलने वाला है एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, क्योंकि ये ज़्यादा पॉलिटिकल इश्यू है दैन एक्चुअल पोल्यूशन कंट्रोल इश्यू। तो मुझे लगता है कि एक्साइड कैन एक्चुअली जंप अप immediately as well as for the next few months। तो मेरा जो शॉर्ट टर्म टारगेट है इसमें 192 का है, तो मीडियम टर्म टारगेट 230 का है, एंड इवन फंडामेंटली लुकिंग एट इट, जो FY23 का जो एक्सपेक्टेशन है EPS का इज अबाउट 11.5, तो उससे मेरा करीब 230 का जो टारगेट है वो बनता है। ओके, 192 और 230 ये 2 टारगेट, शॉर्ट टर्म टारगेट 192, लॉन्ग टर्म टारगेट 230। एक्साइड इंडस्ट्रीज में करें खरीदारी, ये आपके लिए रहा है। और बंसल जी, साथ साथ में आपको एक हिंट और दे दूं, अगर आप कुछ ढूंढना ही चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो जरा एक बार स्कैन कर लीजिए सरकारी बैंकों के शेयरों को। 10 बजे तक तो देखो, इसमें आग लगेगी एकदम जबरदस्त। 2 दिनों से जो है ना, ऐसे ही थोड़ी संकेत आ रहे हैं चार्ट्स पे। जी बंसल जी बोलिए, फिर मैं शुभम जी से लेता हूं उनकी पिक। अनिल जी, मैंने स्कैनर करा है। अनिल जी, अब आपने बोला कि निफ्टी सेंचुरी मारेगा, तो मैंने भी एक PSU स्टॉक निकाला है। PSU बैंक नहीं है, आप पहले बोलते तो बैंकों पे स्कैन करा था, बट PSU स्टॉक है, और स्टॉक है ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन। ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन पर खरीदारी की राय है। ये मेरा पिक ऑफ द डे 365, 365 का स्टॉप लॉस है और 390 का टारगेट है, तो पिक ऑफ द डे निकाला है। और अनिल जी, प्रेशर में निकाला है, आपने बोला सेंचुरी मारेगा, तो दिन भर मतलब कि लोग पीछे पड़े रहे, तो पिक ऑफ द डे तो बढ़िया निकाला है। स्कैनर से कैश मार्केट का स्टॉक है ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन। प्रभु, मैं तो जामवंत हूं, आप हनुमान हो, मुझे तो खाली आपको आपकी शक्तियों का एहसास कराना होता है। देखिए, मैंने एहसास कराया और आपको पता चल गया, और अभी मैं थोड़ा एहसास कर रहा हूं, थोड़ी देर में एक PSU बैंक भी आ जाएगा बंसल जी की तरफ से, देख लेना, ये गारंटी है। आइए, तब तक एक बार शुभम जी हमारे साथ है, शुभम जी से पूछ लेते हैं उनका पिक ऑफ द डे। शुभम जी बताइए। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु जी। तो जिस तरह से पिछले 2-3 दिन से निफ्टी, बैंक निफ्टी में मार्जिनल शॉर्ट्स आ रहे हैं, तो मुझे लगता है थोड़ा डिफेंसिव बेट यहाँ पे हमें लेना सेफर रहेगा। तो HUL के साथ आज मैं जाऊंगा, और हिंदुस्तान यूनिलीवर में अगर हम देखें तो पिछले कुछ समय से यहाँ पे कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, लेकिन जो कल का जो प्राइस पॉइंट था वहाँ पे एक ब्रेकआउट के वर्ज पे स्टॉक क्लोज हुआ है, और मुझे लगता है कि ये कंसोलिडेशन अब काफ़ी मैच्योर हो चुका है और हमें यहाँ से एक रैली आता हुआ दिखना चाहिए। तो एक कॉल ऑप्शन हम यहाँ पे खरीद सकते हैं। 2440 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन 49 पे क्लोज हुआ था, इसको खरीदें। 72 तक का यहाँ पे लक्ष्य होगा, और 35 पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। तो HUL आज मेरा टॉपिक होगा। ओके, HUL का कॉल ऑप्शन खरीदने की राय है इस वक्त शुभम जी की तरफ से। आइए, 2407 पर बंद हुआ है, 2440 का कॉल ऑप्शन आपको खरीदना है। हिमांशु जी बताएं सर, आपका शेयर आज के लिए। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु, गुड मॉर्निंग टू द एंटायर पैनल। अनिल जी, कैश सेगमेंट से स्टॉक है, पिक ऑफ द डे स्टॉक है GE शिपिंग। अनिल जी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग नोट पर स्टॉक बंद हुआ है। पिछले 2-3 दिनों से एक अच्छा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम यहाँ पर बनता हुआ नजर आया है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिलीवरी बेस्ड वॉल्यूम्स नजर आए हैं, और इम्पॉर्टेंटली अनिल जी, कल के सेशन में स्टॉक ने 3 साल का जो अपना एक बड़ा रेजिस्टेंस सप्लाई जोन था उसको पार किया है। मुझे लगता है कि ये स्टॉक यहाँ से ना केवल आज के लिए बल्कि शॉर्ट टू मीडियम टर्म के पर्सपेक्टिव से भी यहाँ पर एक बहुत बड़ी तेजी दिखाएगा आने वाले दिनों में। आज के लिए मुझे लगता है GE शिपिंग में यहाँ पर खरीदारी करके चले। 346 रुपये का क्लोज है। मुझे लगता है 365-375 रुपये तक के टारगेट्स यहाँ पर आज के सेशन में ही देखने को मिल सकते हैं। 338 रुपये का एक स्टॉप लॉस अनिल जी GE शिपिंग में लगाया जा सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए पिक ऑफ द डे हिमांशु जी की तरफ से GE शिपिंग। आइए, अब वक्त है वरिंदर रिजल्ट एक्सरे का। गुड मॉर्निंग वरिंदर, स्वागत है आपका। नतीजों के लिए आज से बड़ा एक्शन वाला दिन है, और कल बाजार बंद होने के बाद आए हैं 3 नतीजे वायदा कारोबार की कंपनियों के, अदानी पोर्ट्स, L&T इन्फोटेक और RBL। पहले इनके बारे में बताएं, कैसे हैं ये रिजल्ट्स? गुड मॉर्निंग सर। कोई भी तोड़फोड़ नंबर्स नहीं है तीनों में से। अडानी पोर्ट्स मेरे हिसाब से वीक नंबर्स थे। 10 से 15% एबिटा बिलो एक्सपेक्टेशन था। लोग सोच रहे थे कि मैनेजमेंट का गाइडेंस जो FY22 का है 325-327 होगा।
बट मार्केट कंपनी ने 310 320 के हिसाब से गाइडेंस दी है, तो गाइडेंस भी म्यूटेड है, तो कोई फायरवर्क्स नहीं थे सर। आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल वर बुलिश, एक्सपेक्टिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स कमिंग फ्रॉम द कंपनी, और स्टॉक तो आपको मालूम है स्ट्रांग रहा है, 30-35% ऑलरेडी 3 महीने में भाग चुका है। सो नो फायरवर्क्स, आई थिंक इट वाज नंबर्स वर वीक एंड द गाइडेंस वाज म्यूटेड। L&T इन्फोटेक उतना खराब नंबर नहीं आया सर जितना LTTS आया था फॉर श्योर, बट आई थिंक इट वाज इन लाइन। सर ग्रॉस मार्जिन्स कम हुए हैं बट एबिट मार्जिन्स बढ़े हैं इस कंपनी के, और एबिट मार्जिन्स इसलिए बढ़े हैं बिकॉज इन्होंने जो सेलिंग जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस होते हैं उसमें 160 बेसिस पॉइंट की कमी हुई है। सो यू आर सीइंग कि ग्रॉस मार्जिन्स नीचे आ रहे हैं, और ग्रॉस मार्जिन्स टेक्नोलॉजी कंपनीज में नीचे आना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। एक्सपेंसिव वैल्यूएशन सर अराउंड 30 टाइम पे ट्रेड करता है। यू नो मोस्ट ऑफ अदर कंपनीज, यू नो HCL टेक आई थिंक इज वन ऑफ द चीपेस्ट स्टॉक इन IT पैक, 18-19 टाइम पे ट्रेड करता है, और ये 30 टाइम पे ट्रेड करता है सर। बट टेक्नोलॉजी के बारे में एक बात बोलना चाहूंगा, आई थिंक इस बार सिर्फ विप्रो ही था जिसने कुछ अच्छा काम किया, अदरवाइज 4 आउट ऑफ 5 टेक्नोलॉजी कंपनीज दे हैव मिस्ड रेवेन्यू गाइडेंस, एबिट मार्जिन्स लोअर हुए हैं। तो इस बार टेक्नोलॉजी कंपनी से, लार्ज टेक्नोलॉजी कंपनी से, इफ आई कैन से दैट, लार्ज टेक्नोलॉजी कंपनी से नंबर्स कुछ ज्यादा अच्छे नहीं आ रहे हैं, और जहां पे उम्मीद है थोड़े से अच्छे आते हैं वो सस्ते स्टॉक्स नहीं है। RBL बैंक सर, ये टू बी ऑनेस्ट सर, जब मैं नंबर्स यू नो SBI कार्ड्स के देखता हूं और जब मैं RBL बैंक के नंबर्स देखता हूं तो SBI कार्ड कुछ और बोल रहा होता है, RBL बैंक कुछ और बोल रहा होता है। सो यू नो इसमें क्या है सर, इसके कवरेज जो है अगर आप देखेंगे प्राइवेट बैंक्स में वो कम हुई जा रही है बार बार, बट इनका बहुत बड़ा अनसिक्योर्ड एक्सपोजर है। सो अगर किसी भी आप बैंक में इन्वेस्ट करते हो तो आपको देखना पड़ेगा कि उनका कवरेज रेशियो कितना है। इसका कवरेज रेशियो 44% से 38% गया, इट्स नॉट अ गुड थिंग सर। मगर SBI अगर उनकी बात करें तो दे आर मोर देन 70, 80, इवन 90% सम ऑफ द बैंक्स। सो अनसिक्योर्ड एक्सपोजर में इतना कम लोअर कवरेज रेशियो अच्छी चीज नहीं है। स्लिपेजेस उतने ही थे, बड़े नहीं है बट कम भी नहीं हुए, सो वो है। मैनेजमेंट का गाइडेंस थोड़ा सा म्यूटेड था सर, उन्होंने बोला कि हमें आउटलुक अनसर्टन है, तो ग्रोथ किस तरीके से होगा मालूम नहीं है। तो मेरे लिए दिस इज मैं थोड़ा सा दूर रहूंगा इस स्टॉक से। अदरवाइज एज आई सेड कोई भी तोड़फोड़ नंबर्स नहीं है। ऑन अ वीकर साइड और म्यूटेड साइड आई थिंक अडानी पहुंचूंगा। ओके तो ये 3 दिग्गजों के नतीजे, लेकिन 3 बेहतरीन इंटरेस्टिंग मिड कैप स्टॉक्स हैं जिनके भी रिजल्ट्स आए हैं, और अच्छी बात है कि आज ये रिजल्ट्स ज्यादातर अच्छी साइड पर आए। IIFL सिक्योरिटीज, ग्रीव्स कॉटन और साथ ही एक DCM श्रीराम लिमिटेड, इनके रिजल्ट्स पर अपनी राय दीजिए। सर तो DCM के बारे में ना सर मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आप उसकी बुक्स देखेंगे लास्ट 10-15 साल से भी आपको लगेगा वो FMCG कंपनी है, ये कमोडिटी कंपनी नहीं है। तो DCM के नंबर्स इतने स्टेबल, स्टेडी, स्ट्रांग आते हैं कि पूछिए मत सर। इस बार भी नंबर्स आई थिंक दे वर वेरी स्टेडी। उनका कैपेक्स बहुत बड़ा चल रहा है, 1500 करोड़ कैपेक्स चल रहा है जो इन लाइन है। प्रॉफिट 11% ऊपर, सेल्स 14% ऊपर, EBITDA 5% ऊपर, बहुत अच्छा है सर। सेगमेंट्स का नंबर देखना जरूरी है। तो इसमें कॉस्टिक बहुत अच्छा कर रहे हैं, कॉस्टिक के प्राइसेस अभी ऑल टाइम हाई पे है सर। सो सम ऑफ द कंपनीज जैसे DCM हुआ या आंध्रा शुगर हुआ जिसमें कॉस्टिक का बहुत ज्यादा है, तो उनका रिफ्लेक्शन आपको नंबर्स में आगे आएगा। शुगर में बहुत बड़ा काम हो रहा है सर। शुगर के नंबर्स जो आए हैं क्वार्टर बहुत बहुत तगड़े नंबर्स आए हैं। डोमेस्टिक सेल्स वॉल्यूम, एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा नंबर हो रहे थे। एक्सपोर्ट वॉल्यूम इस बार 10.8 लाख क्वांटल्स वर्सेस 4.6 लाख क्वांटल्स, तो 51% ग्रोथ आया, डिस्ट्रीब्यूट में भी आया। इसमें एक सबसे बड़ा चीज जो मुझे अच्छा लगा सर DCM में कि इसका जो डेट है, नेट डेट है, वो 1600 करोड़ से कम हो गया, 180 करोड़ हो गया, और कैश फ्लो तो पूछिए मत सर इस कंपनी के। सो आज 4 बजे कॉल है, बट मेरे हिसाब से स्टेडी एंड स्ट्रॉन्ग नंबर्स फ्रॉम DCM। IIFL सिक्योरिटीज नंबर्स अच्छे थे सर। हम देख रहे हैं कि किस तरीके से HDFC सिक्योरिटीज, ICICI सिक्योरिटीज, उन सबके नंबर्स अच्छे आए, और IIFL सिक्योरिटीज ने भी अच्छा काम किया। एवरेज डेली टर्नओवर इनका जो ब्रोकिंग बिजनेस था वो 108% YoY ऊपर गया और 34% क्वार्टर क्वार्टर गया। ये सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जो आपको चेक करना पड़ेगा। आज एंजल ब्रोकिंग के नंबर्स है, स्टॉक ऑलरेडी 20% ऊपर था कल से, तो देखते क्या होता है। ग्रीव्स कॉटन सर मैं बोलूंगा नंबर बहुत अच्छे नहीं आए हैं, और या हमारी एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा कम है, बिकॉज हम लोग इस कंपनी को कवर करते हैं। ईयर ऑन ईयर आप देखेंगे तो नंबर बहुत अच्छे दिखेंगे आपको किसी भी तरीके से, बट आई थिंक हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे ये 55 करोड़ के आसपास EBITDA करेगा। इस बार 42 करोड़ का EBITDA किया। द थिंग इज सर कि ये कंपनी बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रही है, ऑपेक्स कर रही है, बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी बिजनेस। सो उसको चुनना आज 10 बजे मैनेजमेंट को जरूरी होगा। तो नंबर्स बहुत तोड़फोड़ नहीं है, अच्छे नंबर्स हैं, बट उतने अच्छे नहीं है जितने हम लोगों ने एज ए पर्सनल एनालिस्ट हमने इस तरीके से सोचा था। इंजीनियरिंग सेगमेंट में एक इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी जो है उनका जो सेगमेंट है क्वार्टर बहुत अच्छा कर रहा है, 69 करोड़ का उन्होंने रेवेन्यू किया, बट आई विल वांट टू सी कि एबिट जो है वो थोड़ा सा इंप्रूव हो आगे जाके।
ये था सर। एक नंबर अगर आप मुझे बोलो तो आई जस्ट वांट टू टॉक ऑन वन नंबर व्हिच वाज वेरी बैड एज पर मी और बिग मिस एज पर मी। बताइए कौन सा है? सर मैं हमेशा बोलता हूँ कि आई डोंट नो व्हाई कि हम एमएनसीज को इतना वैल्यूएशन क्यों देते हैं। ये प्रॉक्टर एंड गैम्बल हाइजीन के नंबर सर, अगर आप नंबर्स देखें तो किसी भी तरीके से कहीं से भी वो अच्छे नहीं थे। सेल्स 750 करोड़ का कंपेयर टू 1000 करोड़ क्वार्टर क्वार्टर, एबिटा 129 करोड़ का सर विच हैज फॉलन फ्रॉम अ लेवल ऑफ 342 करोड़ क्वार्टर क्वार्टर। मार्जिन 17% कंपेयर टू 34% क्वार्टर क्वार्टर और 19% इवन वाई ऑन वाई। सो इवन वाई ऑन वाई नंबर्स नीचे गए और क्वार्टर क्वार्टर तो 34% मार्जिन से 16-17% मार्जिन है। प्रॉफिट 100 करोड़ का रह गया सर कंपेयर टू 250 करोड़ जो क्वार्टर क्वार्टर किया था और 90 करोड़ वाई ऑन वाई किया था। अभी भी ये सर अराउंड 67-70 टाइम्स पे ट्रेड करता है, तो कहीं से भी किसी भी तरीके से सस्ता स्टॉक नहीं है सर ये। आप इमेजिन कीजिए सर, मतलब सम ऑफ द फार्मा कंपनीज लाइक सन फार्मा 20-21 टाइप पे ट्रेड करता है, बट पीएनजी हाइजीन 60-70 टाइम्स पे ट्रेड करता है। और अगर आप 10 साल का नंबर भी देखेंगे सर, मैं बोलता कि चलो ठीक है 10 साल का नंबर भी देखें तो कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ इस कंपनी में लास्ट 10 साल में 9% हुई है, 5 साल में 4% हुई है और 3 साल में कुछ भी नहीं हुई है। सो it's not only quarter, but I'm surprised कि इंडिया में बैठे बैठे we are so much obsessed with MNCs, I don't know why. वरिंदर, शॉर्ट में जल्दी से एक और स्टॉक पर आपसे राय लूंगा जो मेरे ख्याल से इस मंडे को आपने या पिछले मंडे को वो ISGC जो रिकमेंड किया था वरिंदर रिसर्च स्टॉक में, आज इस स्टॉक की NSE पर लिस्टिंग भी हो रही है। आप कह भी रहे थे कि पता नहीं इतना बढ़िया स्टॉक है और सब कुछ बढ़िया है, ये BSE पर ही क्यों है, दूसरे एक्सचेंज पर क्यों नहीं? इस पर भी आज लिस्टिंग हो रही है NSE पर। आज से NSE पर ISGC ये ट्रेड करना शुरू करेगा, इस पर भी अपनी आप एनालिसिस दीजिए। सर डिस्क्लेमर पहले, मैं बहुत बायस्ड हूँ इस कंपनी में और कैपिटल गुड सेगमेंट में। मैं वही बोल रहा हूँ सर, आप मुझे कंपनीज ढूंढ के दिखा दीजिए जहां पे प्रमोटर ने जब से लिस्टिंग हुई है तब से डायल्यूशन नहीं किया। आई थिंक 15 साल से डिविडेंड दे रहा है वो, कभी कुछ इशू नहीं है। नेट कैश है इस कंपनी के ऊपर, कोई डेट नहीं है इस कंपनी के ऊपर। जितना बड़ा इस कंपनी ने बनाया, टेक्नोलॉजी वाइज बनाया, दुनिया की कोई भी कंपनी बोल दीजिए आप, उसके साथ इनका टाई अप है। आपको कोई भी काम इंडिया में कराना है विच इज रिलेटेड टू एनी कैपिटल गुड इंडस्ट्री, वो ये करती है। शुगर, इथेनॉल प्लांट्स बनाती है। 10-12 टाइम की अर्निंग्स पे अगर आपको ये कंपनी मिल रही है सर, आई एम सरप्राइज कि हाँ भी इसको कोई क्यों नहीं देखता, क्यों नहीं लेता। पर आज का नंबर्स आपको पता है कि किस तरीके से हम लोग बात करते हैं सर। It's just astonishing for me. So 10-12 टाइम पे ये कंपनी for me और for Omkara as they have advised their clients, it's a very very good company to buy and sit on this company. और NSE में लिस्टिंग का फायदा यही होगा सर कि यहाँ पे बहुत वॉल्यूम जो होता है ना, जो फंड्स होते हैं, बड़े फंड्स होते हैं, अब देखना चालू कर जाएंगे बिकॉज वॉल्यूम होना चालू हो जाएगा। अदरवाइज आई थिंक इस स्टॉक में 5-10 हजार का मुश्किल से वॉल्यूम BSE में होता था। सो दैट वाज अ कांस्टेंट फॉर अ लॉट ऑफ बिग फंड। तो आई एम एक्सपेक्टिंग दैट now it will give an opportunity for a larger funds to participate in this company। और कहीं से भी कोई नेगेटिव चीज जो है मेरे ख्याल में कोई दिख नहीं पाती है। एक दो और चीजें हैं जो मैं वेट कर रहा हूँ मैनेजमेंट को करने के लिए, होपफुली वो भी जल्दी हो जाएंगी। बट बैलेंस शीट वाइज, नंबर वाइज सर, दिस इज अ ग्रेट कंपनी। ओके, तो एक बेहतरीन कंपनी आज NSE में अपनी पारी की शुरुआत करने जा रही है, तो जाहिर सी बात है लिक्विडिटी ज्यादा बढ़ेगी, फंड्स का एक्शन ज्यादा होगा। देखते हैं स्टॉक में कल भी एक्शन आता हुआ दिखा 4% की मजबूती के साथ। शुक्रिया वरिंदर सारी डिटेल्स देने के लिए। लेकिन आइए अब फोकस करते हैं आज की सबसे बड़ी इवेंट पर जिसने बाजार का मूड माहौल बदल कर रख दिया है। SGX निफ्टी सेंचुरी मारने के मूड में। गवर्नर साहब करेंगे 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ ऐलान कर सकते हैं? RBI पर गहरी और पैनी नजर रखने वाली हमारी एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वाति खंडेलवाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही है, जो बता रही हैं कि क्या कुछ आज हो सकता है RBI गवर्नर की मीडिया कॉन्फ्रेंस में। स्वाति बताइए किस तरह के संकेत हैं? बिल्कुल, संकेत साफ है। संकेत है NBFCs और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए बड़े ऐलान यहाँ RBI गवर्नर करते हुए दिख सकते हैं। आपने सही कहा, जैसा आप जानते हैं कि RBI गवर्नर माने जाते हैं जबरदस्त बैक टू बैक मैराथन मीटिंग्स के लिए, और ये सिलसिला पिछले 2-3 हफ्तों से तेजी से चल रहा था, जहां उन्होंने पॉकेट्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ मीटिंग की और ये कोशिश की कि कैसे ये जो कोरोना की सेकेंड वेव आई है उसका इम्पैक्ट बिजनेसेस पे कम से कम पड़े। और इसी के चलते अब डिसीजन आज 10 बजे RBI गवर्नर सुनाएंगे कि क्या फाइनल कॉल लिया है RBI ने, फीडबैक लेके सभी इंस्टीट्यूशन से। सो फ्लेक्सिबल रीस्ट्रक्चरिंग 1 से 2 साल तक मंजूरी यहाँ मिलने की संभावना है, क्योंकि हमने देखा है कि कई बिजनेसेस सीवियरली इम्पैक्ट हुए हैं कोरोना की सेकेंड वेव से, और जो पार्शियल लॉकडाउन चल रहे हैं स्टेट वाइज, वहां से भी दिक्कतें आ रही हैं।
रीपेमेंट और मॉरेटोरियम की शर्तें आसान यहाँ होने की उम्मीद की जा रही है, क्योंकि इस पर गवर्नर ने खास करके फीडबैक लिया है और ये समझा जा रहा है कि 2 करोड़ से नीचे कर्जदार यानी कि छोटे बोरोअर्स के लिए यहाँ ज्यादा फोकस होगा, लिक्विडिटी मेंटेन हो, इस पर फोकस करने की बात की है। ग्रास रूट लेवल तक क्रेडिट कम ना हो, इस पर भी आरबीआई ने इंश्योर किया है कि सब प्रोविजंस किए जाए जिससे कहीं दिक्कत पैसे की नहीं आए, कोई भी कंपनी दिक्कत में ना आए, छोटे बोरोअर्स पर्टिकुलरली। बिजनेस स्टेबिलिटी रिस्क मैनेजमेंट, इस पर गवर्नर ने स्पेसिफिक बातें कही हैं। इन कंपनीज के साथ जब मीटिंग हुई, इस पर भी आप उम्मीद कर सकते हैं कुछ बात होगी। और क्रेडिट फ्लो बैलेंस शीट बरकरार रखें, स्ट्रॉन्ग मेंटेन करें, इस पर सरकार कोशिश कर रही है किस तरह कंपनी बैंक्स को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को डायरेक्शंस दे जिससे इकोनॉमी सुधर के और आगे एक स्मूथ वे में चले। तो कई चीजें हैं जिन पर बातचीत होगी, मुद्दे बहुत हैं, बट हाँ, कोरोना वेव के चलते जो बिजनेसेस पर इम्पैक्ट है उसको कैसे मिनिमाइज, उसका जो इम्पैक्ट है बोरोवर्स पर वो हो, ये बड़ा अनाउंसमेंट हम उम्मीद कर सकते हैं। यानी कि अनशेड्यूल्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस है, 1-on-1 नहीं है, ये आएंगे गवर्नर साहब, एड्रेस करेंगे और चले जाएंगे, कोई Q&A नहीं होगा सर इसमें। बिल्कुल, तो ये है आरबीआई गवर्नर के आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ बड़ी बातें जो आपके सामने आ सकती है। इसकी एक कोशिश हमने की है आपके सामने लाने की, क्या कुछ हो सकता है। लेकिन आइए बढ़ते हैं आगे और राजेश पालगा साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी लेते हैं उनका पिक ऑफ द डे। राजेश जी बताएं आपका स्टॉक आज के लिए। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अनिल जी, आज का जो स्टॉक है वो इंश्योरेंस सेक्टर से है और उसमें एसबीआई लाइफ बाय करने की सलाह देंगे। कल फ्यूचर क्लोज हुए करीब 986-987 के आसपास। ये स्टॉक में जिस तरीके से कल के सेशन में लोअर साइड से रिकवरी देखने को मिली और स्टॉक डे हाई के आसपास ऑलमोस्ट क्लोज होते हुए दिखा। स्टॉक का अगर हम सेटअप देखें तो डेली चार्ट पे एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन हुआ है और उसका ब्रेकआउट भी देखने को मिला है कल के सेशन में। तो हमें लगता है इसमें 1020 से 1030 तक के टारगेट आते हुए दिखना चाहिए। करंट लेवल से 970 के आसपास का स्टॉप लॉस हम सजेस्ट करेंगे और एसबीआई लाइफ को बाय करने की सलाह देंगे। ओके, एसबीआई लाइफ में करें खरीदारी। नतीजों के बाद से स्टॉक है एकदम मजबूत है एकदम। एसजेएक्स निफ्टी सेंचुरी मारेगा, पक्के से मारेगा।